सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, अभी हम करते हैं आपके 10th क्लास के आरबीएससी के धातु एवं अधातु जो चैप्टर है अध्याय 3, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी नहीं पढ़े हैं तो उनका वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अब तक 4 वीडियोज़ में आपके रिविजन के अपलोड कर चुकी हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला जो अध्याय 3 है। पहला जो प्रश्न है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है आघातवर्धता किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तन्यता किसे कहते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा एजी और सीयू, यानी कि कॉपर और सिल्वर, यानी चांदी और तांबा। दूसरा देखिए, ऊष्मा की कुचालक धातु। तो ऊष्मा की कुचालक धातु जो है वो होती है लेड, पीबी बोलते हैं लेड को, और एचजी होता है आपका पारा। तो यानी कि लेड और मर्क्यूरी। आगे देखिए, द्रव धातु, द्रव धातु। नेक्स्ट देखिए, द्रव अधातु और द्रव धातु दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर द्रव अधातु पूछेंगे तो आप लिखेंगे ब्रोमीन एग्जाम्पल में, और अगर द्रव धातु का एग्जाम्पल पूछा तो आप लिखेंगे मरकरी, यानी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम गलनांक वाली धातु। तो ये होता है गैलियम और सीजियम। तो इन दोनों को भी आप याद कर लीजिए कि जो न्यूनतम गलनांक वाली धातु होती है वो होती है गैलियम और सीजियम। चमकीली अधातु और कठोर अधातु, दोनों अधातु हैं लेकिन एक चमकीली है और एक कठोर है। तो अगर चमकीली अधातु पूछेंगे तो आप बताएंगे आयोडीन, और अगर कठोर अधातु पूछेंगे तो आप बताएंगे हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत सुचालक अधातु। तो विद्युत सुचालक अधातु होती है आपकी ग्रेफाइट। चाकू से कटने वाली धातु, यानी जो चाकू से इजीली कट जाती हैं वो धातु कौन कौन सी हैं। तो वो होती है आपकी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका आंसर लिखा हुआ है Na और K यानी पोटेशियम और Li यानी लिथियम। जब कॉपर का वायु में दहन होता है तो कौन सा यौगिक, जब कॉपर का वायु में दहन होता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो बच्चों, जब कॉपर में वायु का दहन होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप याद कर लीजिएगा। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो जो अभिक्रिया नहीं करती हैं वो है आपका Ag और Au। एनोडीकरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनोडीकरण किसे कहते हैं। जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जल से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम जल की सतह पर क्यों तैरता है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। धातु कौन से अम्ल से अभिक्रिया पर H2 गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, एक्वारेजिया क्या है। किसी धातु की धातु लवण से अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। धातु तथा अधातु की अभिक्रिया से कौन से यौगिक बनते हैं। धातु या अधातु की अभिक्रिया से बच्चों आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक अधिक क्यों होते हैं। आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है।
गैंग किसे कहते हैं और एनोड पंख किसे कहते हैं। मरकरी का ऐसक क्या होता है, सीना बार HGS। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए, डिफरेंस बताना है आपको इन दोनों में। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं और थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग भी आपको पता होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कौन से प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो बच्चों ये विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा किया जाता है। धातुओं से अपद्रव्य यानी अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। तो बच्चों ये विधि है जिसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। एनोड तली पर निक्षेपित अशुद्धियां उनको क्या बोलते हैं, उनको एनोड पंख बोलते हैं। सिल्वर कॉपर काले रंग की परत, सिल्वर पर काले रंग की परत यौगिक क्या कहलाती है, सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। और कॉपर पर हरे रंग की परत यौगिक क्या कहलाती है, कॉपर कार्बोनेट कहलाती है। लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखिए। यशद लेपन किसे कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखिए। यशद लेपन किसे कहते हैं अथवा ग्लैवेनीकरण किसे कहते हैं। दोनों के आंसर आप देख लीजिएगा। अमलगम क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, या मिश्र धातु का उदाहरण भी पूछा जा सकता है। जैसे पीतल जो है वो कौन सा मिश्र धातु है। तो बच्चों पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलके बनता है। कांसा जो है वो भी मिश्र धातु है, वो किससे मिलता है, तांबा और टिन दोनों को मिलाने से बनता है। और सोल्डर सीसा और टिन को मिलाने से बनता है। तो आप याद कर लीजिए, पीतल यानी तांबा और जस्ता, कांसा यानी तांबा और टिन, और सोल्डर यानी सीसा और टिन। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है। तो जो सोने की शुद्धता होती है वो कैरेट में मापी, सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, कैरेट में। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आपने सुना होगा ना गोल्ड 24 कैरेट, तो कैरेट में मापी जाती है। अब बच्चों ये जो ऊपर प्रश्न दिए गए थे उनके जो आंसर्स हैं वो भी नीचे आपको लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 31 था उसका आंसर आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होने पर आयरन धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, ये आपका उदाहरण है, तो इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिएगा। Fe2O3 प्लस Al इससे प्राप्त होता है Fe प्लस Al2O3। फिर क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसका आंसर यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहाँ देखिए, उपयोग जो है रेल की किस किस काम में आता है। ये क्वेश्चन था ना कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है और ये कहाँ कहाँ काम में आता है। तो उसके उपयोग क्या है, रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए काम में आता है। फिर उदाहरण, लोहे की सतह पर पेंट करके, क्रोमियम लेपन करके किस तरह से किया जाता है, यशद लेपन द्वारा, तेल या ग्रीस लगाकर, मिश्र धातु बनाकर, एनोडीकरण करके। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे आपको ये पूछा गया था कि लोहे को हम जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। उसका आंसर है ये कि लोहे की सतह पर पेंट करके, क्रोमियम लेपन करके, यशद लेपन द्वारा, तेल या ग्रीस लगाकर, मिश्र धातु बनाकर, एनोडीकरण करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। तो 39 नंबर पे जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के उपाय, ये हमने याद कर लिया। अब यशद लेपन किसे कहते हैं अथवा ग्लैवेनीकरण
लोहे को जंग से बचाने के उपाय हमने किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यशद लेपन किसे कहते हैं अथवा ग्लैवेनीकरण किसे कहते हैं। इसका आंसर भी आप देखिए। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि अमलगम क्या है, तो इसका आंसर देखिए। अमलगम क्या है? मिश्र धातु बनाते समय यदि धातु उपारद मरकरी है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि मिश्र धातु क्या है 46 नंबर पे। उसका आंसर देखिए। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण जो होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन का आंसर और देखिए कि संक्षारण क्या होता है? लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहा जिसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है, प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सबके आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा। आंसर यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उनको एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड कहते हैं। नीचे दोनों के यहाँ पर पूरा का पूरा आप वैसे नीचे इसकी इक्वेशन भी देख लीजिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आंसर 14 देखिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसको Al2O3 बोलते हैं और जिंक ऑक्साइड जो है उसको ZnO बोलते हैं। पोटेशियम यानी K और सोडियम यानी Na। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया अब बच्चों यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न था आघात वर्धिता किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है तन्यता किसे कहते हैं। दोनों के आंसर देखिए आप। तो आघात वर्धिता किसे कहते हैं? धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जाता है, उसे आघात वर्धिता कहते हैं। और तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसको तन्यता कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी उभयधर्मी तो आंसर देखिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और दो एग्जाम्पल देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये जो एग्जाम्पल है जो अभी ऊपर लिखा हुआ है 13वें प्रश्न में, ये 14वां जो प्रश्न है उसमें यही पूछा था कि दो एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल वापस यहाँ पे वही लिखे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड।
अब आपको ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। उसका आंसर तो था Ag और Au। लेकिन इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कौन सी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। तो 15 का उत्तर है पोटेशियम तथा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनोडीकरण किसे कहते हैं। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका आंसर है कि जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। 19 देखिए, जल से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम जल की सतह पर क्यों तैरता है। आंसर देखिए, अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरने लगता है। बीस नंबर क्वेश्चन ये था, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसमें जो दो उत्पाद बनते हैं बच्चे, वो होते हैं लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रॉयल जल यानी अम्ला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वारेजिया क्या है। तो बच्चों, एक्वारेजिया क्या है, यानी कि रॉयल जल या अम्लराज, इसका एक और नाम भी है। एक्वारेजिया क्या है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताजा जो मिश्रण होता है उसको एक्वारेजिया कहते हैं। चौबीस नंबर प्रश्न देखिए, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो बच्चों, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, आयनिक यौगिकों के गलनांक अधिक क्यों होते हैं। आंसर देखिए, आयनिक यौगिकों के मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर प्रश्न देखिए, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है।
आंसर देखिए, जलीय अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है तथा आयन स्वतंत्र होकर विद्युत चालन करते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए कि गैंग किसे कहते हैं और एनोड पंख किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। बहुत सिंपल है, याद कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन ये था कि भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए। तो भर्जन जो है, सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, और निस्तापन का मतलब होता है कार्बोनेट आयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आपके इस चैप्टर के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने शेयर किया, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले। चलिए चलिए करते हैं इसी के साथ कंटिन्यूएशन में चैप्टर नंबर 6 भी। तो बच्चों, अब कर लेते हैं हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम के कुछ प्रश्न उत्तर। इसमें सिर्फ अभी आपको मैं क्वेश्चन क्वेश्चन ही शेयर करूंगी, आंसर्स बच्चों आपको खुद याद करने पड़ेंगे। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं? पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं? तो इसको स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में संचित करते हैं। कुछ के आंसर साथ साथ में बता रही हूँ जो शॉर्ट में है। जीव जंतु अतिरिक्त ऊर्जा को किस रूप में संचित करते हैं? तो जो जीव जंतु होते हैं वो अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। क्लोरोफिल कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो बच्चों, क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। रंध्र का कार्य लिखिए। रंध्रों को खोलने तथा बंद करने का कार्य कौन करता है? बच्चों, ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स होते हैं ना, वो करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो करता है। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा कि दो एक कोशिकीय जीवों के नाम अगर पूछते हैं तो आप लिखेंगे एमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बच्चों, लार में टाइलिन यानी एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। मुंह से अमाशय तक भोजन कौन लेकर जाता है? ग्रसिका लेकर जाती है। मुंह से अमाशय तक भोजन जो ले जाने का कार्य करता है वो ग्रसिका करती है। जठर ग्रंथि कौन से अंग में होती है? ये अमाशय में होती है बच्चों। जठर ग्रंथि जो होती है वो अमाशय में होती है। अमाशय में अम्लीय माध्यम कौन बनता है? HCl बनता है अम्लीय माध्यम। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत्र है। लंबी क्षुद्रांत्र कौन से जीवों में होती है? शाकाहारी जीवों में सबसे लंबी क्षुद्रांत्र होती है। छोटी क्षुद्रांत्र कौन से जीवों में होती है? मांसाहारी जीवों में छोटी क्षुद्रांत्र होती है। भोजन का पूर्ण पाचन कौन से भाग में होता है? तो बच्चों, भोजन का पूर्ण पाचन जो है क्षुद्रांत्र में होता है। पितरस कौन से अंग से स्रावित होता है? यकृत से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पितरस जो है वो कौन से अंग से स्रावित होता है? तो आप लिखेंगे यकृत से
यकृत से स्रावित होता है। यकृत से स्रावित होता है। रुद्रांत्र में क्षारीय माध्यम कौन पदार्थ कर रुद्रा शुद्रा शुद्रांत्र में क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है? तो बच्चों पित्रस प्रदान तो बच्चों शुद्रांत्र में क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है? पित्रस प्रदान करता है। पित्रस के दो कार्य लिखिए। पित्रस के दो कार्य लिखिए। वसा का इंसुलीकरण करता है पहला, और दूसरा रुद्रांत्र को क्षारीय माध्यम। पित्रस के दो कार्य लिखिए। वसा का इंसुलीकरण और शुद्रांत्र में क्षारीय माध्यम। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। लाइपेज। लाइपेज नाम याद रखिएगा। भोजन का अवशोषण करने वाली संरचना का नाम लिखिए। दीर्घरोम। भोजन से जल का अवशोषण कौन से अंग से होता है? बृहदांत्र से होता है। यहां से आप देख सकते हैं इसका आंसर। ट्रिप्सिन पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करते हैं? तो प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम करते हैं? तो आप लिखेंगे ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। ग्लूकोज विखंडन से कौन से अणु का निर्माण होता है? पाइरूवेट अणु का निर्माण होता है। पाइरूवेट का विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है बच्चों, इसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? दोनों याद कर लीजिएगा। पेशी कोशिकाओं में नेक्स्ट देखिए, पेशी कोशिकाओं में पाइरूवेट से कौन सा पदार्थ बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है बच्चों। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं ऊर्जा की मुद्रा। पेड़ पौधों द्वारा रात्रि में कौन सी गैस मुक्त करी हो पेड़ पौधों द्वारा रात्रि में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दिन में हमारे को ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से और रात में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो इसलिए कहते हैं ना पेड़ों के पास रात को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ही नहीं। जल में रहने वाले जीव ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं? जल में घुलित ऑक्सीजन। श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। कंठ में उपास्थि के वलय क्यों पाए जाते हैं? श्वसन तंत्र की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई का नाम लिखिए। फेफड़ों में गैस विनिमय कौन से स्थान पर होता है? कुपिका में होता है बच्चों। मानव श्वसन वर्णन का नाम लिखिए। हीमोग्लोबिन। रक्त का शुद्धिकरण कौन से अंग में होता है? फेफड़ों में होता है। भोजन तथा श्वसन का उभयनिष्ठ पथ कौन सा है? ग्रसनी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठों का बना होता है? तो मानव हृदय जो होते हैं उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं बच्चों। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस से और हृदय में कौन से श्रेष्ठ ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस से हृदय में ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस से हृदय के कौन से कोष्ठ में आता है? तो बच्चों ये बायां आलिंद में आता है। शरीर में रुधिर कौन से कोष्ठ से पंपित होता है? पंपिंग कहाँ पे होती है? बायां निलय में होती है। तो दायां बायां का आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि आलिंद की बात कर रही है, निलय की बात हो रही है, वो ध्यान रखिएगा कि दोनों के कार्य अलग अलग हैं। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है वो फुफ्फुस से हृदय के कौन से कोष्ठ में आता है? बायां आलिंद में आता है। और शरीर में रुधिर कौन से कोष्ठ से पंपित होता है? वो बायां निलय से पंपित होता है। शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर हृदय के कौन से कोष्ठ में आता है? तो बच्चों वो दायां आलिंद में आता है। और ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस से रक्त कौन से कोष्ठ में जाता है? दायां निलय में जाता है। तो चारों का आप अच्छे से एक
इसका हार्ट का चित्र बना के उसको लर्न कर लीजिएगा कि दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय और इनके क्या क्या कार्य हैं। कौन रक्त के साथ ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, कौन वापस हार्ट तक लेके आता है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। नीले की पेशीय भित्ति मोटी क्यों होती है? तीन कोशिकीय हृदय किसमें पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तीन कोशिकीय हृदय किसमें पाया जाता है? जलस्थल, चर और सरीसृप में पाया जाता है। यानी कि चैम्बर्स अलग अलग होते हैं। 4 चैम्बर मनुष्य में पाए जाते हैं, 3 चैम्बर जो हैं वो जलस्थल, चर में पाए जाते हैं, सरीसृप में पाए जाते हैं, और 2 यानी दो कोशिकीय हृदय मछली में होता है, 2 चैम्बर का। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है? रक्त दाब किससे मापा जाता है? रक्त दाब मापी से मापा जाता है, जिसको सफाई गैमोमैनोमीटर भी कहते हैं। धमनी का कार्य लिखिए, शिरा का कार्य लिखिए। वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54 और 55 नंबर पे कि धमनी और शिरा जो है उनका क्या काम है। वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो वो है आपकी फुफ्फुसीय धमनी। और वह कौन सी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो बच्चों वो है आपकी फुफ्फुसीय शिरा। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो वो आपकी फुफ्फुसीय शिरा है। यानी कौन सी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी पूछा है तो फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी शिरा पूछा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो फुफ्फुसीय शिरा। रुधिर का थक्का बनाने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो बच्चों प्लेटलेट्स करती हैं। आपके चोट लग जाती है तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद जो खून जाड़ा हो जाता है ना, उसके लिए पूछा गया है कि वो खून का थक्का जमाने का जो कार्य है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं। जाइलम का कार्य लिखिए, जाइलम का कार्य लिखिए, फ्लोएम का कार्य लिखिए। जाइलम फ्लोएम दोनों क्या काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों में जल अवक्षोभ में कौन सा कारक सहायक है? वाष्पोत्सर्जन इसका आंसर होगा। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। रुधिर से नाइट्रोजनी वजर्य पदार्थों को अलग कौन से अंग में किया जाता है? उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई वृक्काणु नेफ्रॉन। और वृक्काणु के प्रारंभिक निस्यंद्रा में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? वृक्काणु के प्रारंभिक निस्यंद्रण में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से निकालने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसे अपोहन कहते हैं। पौधों में जाइलम में कौन से अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं? गोंद और रेजिन। कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से निकालने की युक्ति को क्या कहते हैं? उसे अपोहन कहते हैं। पौधों में जाइलम में कौन से अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं? गोंद और रेजिन। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? वायवीय श्वसन वाले 2 जीवों के नाम लिखिए।
ईस्ट और जीवाणु। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? रक्त अल्पता यानी एनीमिया, आपने सुना होगा, खून की कमी हो गई कहते हैं ना। हीमोग्लोबिन कौन से रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है? आरबीसी रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। तो ये 4 प्रकार हैं, ए बी, ए बी और ओ। ए बी, ए बी और ओ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो सबको खून डोनेट कर सकता है? वो कौन होता है? वो ओ ग्रुप होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है जो किसी से भी खून जिसको लिया जा सकता है? वो होता है ए बी। एकल परिसंचरण तंत्र वाले जीव का नाम लिखिए। मछली। रुधिर किस प्रकार का उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। रुधिर किस प्रकार का उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिरे रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। रुधिर के तरल माध्यम को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब बच्चों चलिए नेक्स्ट जो आपका अध्याय 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय, इसके भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कार्य किसका होता है बच्चों? ये कार्य होता है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र का। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका में सूचनाएं कैसे संचरित होती हैं? ये विद्युत आवेग के रूप में संचरित होती हैं। न्यूरॉन का वह भाग जहाँ पर सूचनाएं उपार्जित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्रमिकाएं कहते हैं। न्यूरॉन का वह भाग जहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको एक्सॉन का अंतिम सिरा कहते हैं। एक्सॉन का अंतिम सिरा कहते हैं। अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। और फिर आपको ये जो न्यूरॉन का जो चित्र है ना, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि किस तरह से अंतर्ग्रंथन जो सिनेप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। चित्र ज़रूर याद कर लीजिएगा। रक्त संवेदी ग्राही तथा घ्राणग्राही का कार्य क्या है? स्वाद गंध का पता लगाना। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? और प्रतिवर्ती चाप का निर्माण आगत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका तथा मेरु रज्जु। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का होता है तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु तंत्रिकाएं करती हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग जो है वो है आपका अनुकंपी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के जो भाग हैं वो है अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो भी अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य में तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। तीनों के अगर नाम पूछे जाएं तो आप यहाँ से देखिए, इनके तीनों के वर्णन किए हुए लिख सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और इनमें क्या क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु तंत्रिकाएं करती हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के जो भाग हैं वो है अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। मानव मस्तिष्क के जो भाग हैं वो कौन से हैं? तो मानव मस्तिष्क जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तंत्रिकाओं के प्रकार। तंत्रिकाओं के प्रकार संवेदी, प्रेरक और मिश्रित 3 तरह की होती हैं। पूछ सकते हैं कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं? तो संवेदी होती हैं, प्रेरक होती हैं और मिश्रित होती हैं। मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरु रज्जु की जो रक्षा है बच्चों वो मेरु दंड करता है, यानी कशेरुक दंड करता है। कंपानुकुंचन कंपानुकुंचनी गति का उदाहरण छुई मुई की पत्ती
की गति। जैसे आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, जैसे ही वो किसी चीज़ के स्पर्श में आता है वो पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती हैं। प्रकाशनुवर्तन गति, धनात्मक प्रकाशनुवर्तन तना होता है और ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन जड़ होती है। प्रकाशनुवर्तन गति, तो धनात्मक प्रकाशनुवर्तन तना और ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन जड़। स्पाशाचु स्पर्शानुकुंचन गति, इसका कोई उदाहरण पूछें तो आप बता सकते हो। जो स्पर्श करने से एकदम संकुचित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो वो होती है, आपका एग्जाम्पल है छुई मुई की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वानुवर्तन गति, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जड़ और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ होती है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती तना होता है। जलानुवर्तन गति, धनात्मक जलानुवर्ती जड़ होती है और ऋणात्मक जलानुवर्ती तना होता है। दोनों डिफरेंट हैं, पहला है गुरुत्वानुवर्तन गति और दूसरा है जलानुवर्तन गति। स्पर्शानुवर्तन गति यानी मटर का प्रतान, और रसायनानुवर्तन गति, परागनली का बीजंड की ओर वृद्धि करना। पादप वृद्धि हार्मोन के नाम बताइए। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों आप याद कर लीजिए कि ये कौन से होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी हार्मोन्स होते हैं, ये 3 हार्मोन होते हैं जिनसे उनमें वृद्धि होती है। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन। पादप सम पादप वृद्धि संदमन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। ऑक्सीजन का कार्य, तने के अग्रभाग में संश्लेषित और कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक। तने की वृद्धि को सहायक हार्मोन कौन सा होता है बच्चों? वो होता है जिब्रेलिन। तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन जिब्रेलिन पढ़ा हमने। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। फलों तथा बीजों में अधिक सांद्रता में उपस्थित हार्मोन कौन सा है? वो साइटोकाइनिन। यानी ये साइटोकाइनिन जो है ये दोनों में आता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन भी है और फलों तथा बीजों में अधिक सांद्रता में उपस्थित जो हार्मोन होता है वो भी यही है। नलिका वाहिनी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका वाहिनी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्राव होता है उसको हम हार्मोन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। अब नेक्स्ट देखिए, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियमन करने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। और थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? आयोडीन है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है बच्चों? जिसको घेंगा रोग बोलते हैं, गॉइटर। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको हम डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है अनुमस्तिष्क होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियमन कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन। 3F हार्मोन संकटकालीन हार्मोन यानी एड्रेनलिन हार्मोन। रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन। पत्तियों का गिरना कौन से हार्मोन का प्रभाव है? एब्सिसिक अम्ल का।
फलों को पकने में सहायता करने वाला हार्मोन थायलीन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों है? अग्नाशय ग्रंथि। श्वसन को नियंत्रित करने वाला पश्च मस्तिष्क का भाग मस्तिष्क पुच्छ। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चों? थायराइड ग्रंथि होती है। इसको जरूर याद रखिएगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि होती है। मोचक हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो स्रावित करता है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। कौन सा पादप हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। हार्मोन स्रावन की मात्रा का नियमन किससे होता है? हार्मोन स्रावन की मात्रा का नियमन कैसे होता है? पुनर्भरण। हार्मोन स्रावन की मात्रा का नियमन कैसे होता है? पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा होता है। स्नैप्स दरार किसे कहते हैं? सूचना को एक तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका में कौन पहुंचाता है? स्नैप्स पहुंचाता है। इसका चित्र भी याद कर लीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरु रज्जु करता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरु रज्जु करता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। मस्तिष्क का वह भाग जो दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है वो कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करने वाला भाग अनुमस्तिष्क होता है। चलना दौड़ना भागना आदि क्रियाएं नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित कौन करता है? वृषण। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित कौन करता है? अंडाशय करता है। अब बच्चों कर लेते हैं हम अध्याय 9 का रिवीजन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो प्रश्न मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने कौन से पादप पर प्रयोग किया था बच्चों? मटर पर किया था। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेढ़ाई। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने पहला देखिए आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे सारे एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने कौन से पादप पर प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया उन्होंने। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। और मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? 7। ठीक है। मेंडल ने जीन के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया? कारक का प्रयोग किया जीन की जगह। जीन प्ररूप किसे कहते हैं? लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं? और युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? नेक्स्ट देखिए, एकल संकरण क्या होता है? एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस। संकरण क्या होता है? 2 जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस। फिर देखिए जीन किसे कहते हैं? वंशागति के 3 नियम, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। 3 नियम जो है वो आपको पता होने चाहिए। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब ये जो तीनों नियम पढ़े हैं, प्रभाविता का नियम किस संकरण पर आधारित है? एकल संकरण पर। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आधारित है द्विसंकर संकरण पर। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पृथक्करण किसे कहते हैं? पृथक्करण के प्रकार लिखिए। भौगोलिक, स्थानिक और जननिक पृथक्करण। पृथक्करण का नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम, एक संकर द्विसंकर के परिणामों पर आधारित होता है।
पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई। जैव विकास किसे कहते हैं? समाज समजात अंग किसे कहते हैं? समवर्ती अंग किसे कहते हैं? दो मानव अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। निमेशक पटल और बाह्य कर्ण पेशियां। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधियां सापेक्ष और फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण में अंतर लिखिए। एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 होता है बच्चों। एकल संकर संकरण का जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 होता है। द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। मानव में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 यानी 22 जोड़े होती है और मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या दो यानी एक जोड़ी होती है। मादा अंडाणु में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं यानी क्रोमोसोम XX होते हैं और नर शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? नई जाति की उत्पत्ति में कौन से कारक सहायक होते हैं? अजैविक पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति किसने बताई है? JBS हॉल्डेन ने। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं। वंशागति किसे कहते हैं? मानव वंशागति किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण का क्या आधार है? आनुवंशिक आधार। मानव शिशु लड़का या लड़की के लिंग गुणसूत्र, लड़का होगा तो XY क्रोमोसोम होते हैं और लड़की होती है तो XX क्रोमोसोम होते हैं। कौन से जीव में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन पर निर्भर है? सरीसृप में। कौन से जीव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है? घोंघे में। आनुवंशिक लक्षण तथा अर्जित लक्षण में अंतर बताइए। आणविक जातिवृत्त क्या है? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। एक ही परिवार के सदस्यों में समानता का कारण वंशागति के कारण। विकासीय संबंध खोजने की विधियां, तरीके लिखिए। तो इसके 3 तरीके हैं। विकासीय संबंध खोजने की विधियां यानी तरीके लिखिए। समजात एवं समरूपंग, जीवाश्म, आणविक या जातिवृत्त। अब ये जो ऊपर प्रश्न पूछे गए थे इन सब के आंसर्स भी यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं बच्चों, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है, प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षण और गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। जीन प्रारूप क्या होता है? जीवों के आनुवंशिकीय संगठन यानी जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप क्या होता है? जीव के बाहरी लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। युग्म विकल्पी क्या होता है? किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित करने वाले जीव के 2 विपर्यासी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। जीन क्या होता है? DNA का भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। 17 देखिए, पृथक्करण किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा 2 जाति के जीवों के मध्य मुक्त अंतर्जनन को रोकने वाली प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं? बहुत ही धीमी गति एवं क्रमबद्ध परिवर्तनों की जिस प्रक्रिया द्वारा वर्तमान पौधे एवं प्राणियों की जैव विकास किसे कहते हैं? बहुत ही धीमी गति एवं क्रमबद्ध परिवर्तनों की जिस प्रक्रिया द्वारा वर्तमान पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न जातियां पृथ्वी पर बहुत पहले उपस्थित जातियों से विकसित हुई उसे जैव विकास कहते हैं। 20वां जो प्रश्न था उसका उत्तर देखिए। समजात अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हों समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए व्हेल, पक्षी, चमगादड़, घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद।
दूसरा है समवर्ती यानी समरूप अंग कौन से होते हैं? वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति अलग हो लेकिन कार्य समान हो, समवर्ती अंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण कीट, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख। जीवाश्म प्राचीन चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवों के अवशेषों अथवा उनके चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। प्रश्न 25 का उत्तर देखिए। इसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? संकरण के बाद जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। संकरण के बाद जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्ण, आनुवांशिकी, अपवहन, भौगोलिक एवं जननिक पृथक्करण। ये 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। यहाँ से आप 38, 44 और 43 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स पढ़ लीजिएगा। 38 में वंशागति के बारे में बताया गया है, 44 में आनुवंशिक लक्षण, उपार्जित लक्षण और 44 में आणविक जातिवृत्त। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रभाविता का नियम समझाइए। ये आप याद कर लीजिएगा। पृथक्करण का नियम अथवा युग्मों की शुद्धता का नियम लिखिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्र अवयवन का नियम भी समझ लीजिएगा। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने अभी इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। आप प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। आपके पास बहुत कम समय बचा है अभी एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और आप पेपर होने के बाद में कमेंट ज़रूर करिएगा कल कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसमें से आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से पेपर को करिएगा, अच्छी तैयारी करके जाइएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।